शायद ब्राजील में किसी और जगह जीवन रियो दी जेनेरो जितना कठिन नहीं है। ये शहर अपनी प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक धरोहरों और वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट स्पॉट के लिए जाना जाता है। लेकिन रियो में कुछ ऐसी अंधेरी गलियां भी है जो हर उम्र के लोगों की डूबभरी कहानियां छुपाए हुए है, जहां हिंसा ने न जाने कितनी जिंदगियां बेरहमी से खत्म कर दी। ऐसी ही एक जगह है कॉम्प्लेक्सो दा मारे, जो शहर की सबसे पुरानी बस्तियों में से एक है। 2021 ने बिल्डिंग ब्रिजेस प्रोजेक्ट द्वारा किए गए रिसर्च के मुताबिक मारे के 1000 से ज्यादा लोगों से बातचीत के दौरान ये पाया गया कि वहां पर डिप्रेशन, एंजाइटी और आत्महत्या की कोशिश वहां के सबसे आम मुद्दे हैं। इन्वेस्टिगेटर्स ने पाया कि 44% लोगों ने ये कहा है कि वो गोलीबारी के दौरान फायरिंग की चपेट में आ चुके हैं, और इनमें से 73% से ज्यादा लोगों ने ये बताया कि ये अनुभव उन्होंने कई बार झेला है। इसके अलावा जिन लोगों ने खुद हिंसा का सामना नहीं किया, उनमें से ज्यादातर लोगों ने ये बताया कि वो किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो या तो घायल हुआ है या हमले में मारा गया है। सर्वे में यह भी सामने आया कि 24% लोगों ने किसी को पीटे जाने या हिंसक तरीके से हमला होते हुए अपनी आंखों से देखा है। ये घटनाएं मारे के लोगों के जीवन में लगातार तनाव का कारण थी, जिसकी वजह से यहाँ के लोग हमेशा डर के माहौल में जीते। वो एक साधारण लड़की थी जिसने झुग्गी बस्ती की जिंदगी में पल पल संघर्ष करना सीखा था। मारिएले ने बचपन से ही हिंसा को करीब से देखा था। वो जानती थी कि एक गोली किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। 18 साल की उम्र में उसने सोशल जस्टिस की राह पर पहला कदम रखा। प्री स्कूल टीचर के तौर पर काम करना शुरू किया। लेकिन अभी वो खुद भी बहुत छोटी थी जब उसकी जिंदगी में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने उसे अंदर तक झकझोर दिया। उसके एक करीबी दोस्त की मौत, जो पुलिस और ड्रग माफिया के बीच हुई मुठभेड़ में मारा गया। इस घटना का असर उसके अंदर पहले से बढ़ रही सामाजिक जागरूकता को और गहरा कर दिया। इसके बाद 2002 में मारियल ने रियो दी जेनेरो की पोंटिफिकल कैथोलिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। वो अपनी सामुदायिक उम्मीदों और संघर्षों को अपने साथ लेकर पढ़ाई करने लगी। उसकी एकेडमिक जर्नी फ्लुमेंसी फेडरल यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री के साथ पूरी हुई। वहां उसने रियो दी जेनेरो की बस्तियों में शांति स्थापना पर एक शोध किया। अपने शोध में मारियल ने यह कहा कि किस तरह पेसिफाइंग पुलिस यूनिट्स बस्तियों की जरूरतों को नजरअंदाज करते हुए उसे एक दमनकारी और सतही प्रणाली में तब्दील कर रहे हैं, जिससे वहां के लोगों की वास्तविक जरूरतों को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया गया। साल 2006 में मारियल फ्रांको रियो दी जेनेरो की लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए चुनाव लड़ रहे मार्सेलो फ्रेसो की प्रचार टीम की एक अहम सदस्य बन गई। जब फ्रेसो ने यह पद हासिल किया तो मारियल ने मानव अधिकार और नागरिकता की रक्षा आयोग की समन्वय के रूप में काम संभाला। इस भूमिका में उन्होंने पुलिस हिंसा के शिकार परिवारों के लिए अपनी कमिटमेंट और डेडिकेशन से सबका ध्यान खींचा, जिसकी वजह से न केवल आम लोग बल्कि पुलिस हिंसा का शिकार हुए अधिकारियों को भी सहारा मिलता। कुछ सालों बाद मारियल ने और साहसिक कदम उठाया और सोशलिज्म एंटी लिबर्टी पार्टी के साथ ब्राजीलियन कम्युनिस्ट पार्टी के गठबंधन के तहत बदलाव संबंध है के नारे के साथ सिटी काउंसिल के लिए चुनाव लड़ा। 46,000 से ज्यादा वोट हासिल करके वो नगर पालिका की 5वीं सबसे ज्यादा वोट पाने वाली पार्षद बनी और पूरे देश में दूसरी सबसे ज्यादा वोट पाने वाली महिला बनी। उनका प्रभाव तत्काल दिखने लगा और थोड़े ही दिनों में उनका काम पूरे शहर में फैल गया। महिला रक्षा आयोग की अध्यक्ष के रूप में मरियल ने उन संवेदनशील और अक्सर अनदेखे किए जाने वाले मुद्दों पर काम किया, जैसे महिलाओं के खिलाफ हिंसा और कानून के तहत रिप्रोडक्टिव राइट्स को सुनिश्चित करना। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने 16 विधेयक पेश किए, जिनमें से 2 पारित हुए। मोटरसाइकिल टैक्सी सेवाओं का नियमन और बर्थ हाउसेस लॉ, जो नेशनल बर्थ के लिए सुरक्षित और मानवीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए बनाया गया था। मारियल फ्रांको ने सीधे सत्ता के शक्तिशाली केंद्रों को चुनौती दी, पुलिस के दुरुपयोग और राज्यों द्वारा की जाने वाली हिंसा के खिलाफ डटकर खड़ी रही। उन्होंने ह्यूमन राइट्स के उल्लंघन को बेनकाब करने के लिए दिन रात मेहनत की, जिससे उन्हें व्यापक सम्मान तो मिला लेकिन साथ ही प्रभावशाली दुश्मन भी। फरवरी 2018 में जब फेडरल गवर्नमेंट ने रियो दी जेनेरो में मिलिट्री इंटरवेंशन का आदेश जारी किया, तब मारियल को उन फेडरल फोर्स की कार्रवाइयों की निगरानी के लिए
गठित एक आयोग की रिपोर्टर नियुक्त किया गया। जल्द ही उनका नाम सत्ता के दुरुपयोग और सैन्य हिंसा की रिपोर्टों के साथ जुड़ गया, खासकर उन समुदायों में जहां यह हस्तक्षेप किया जा रहा था। उनकी यह प्रमुख भूमिका उन्हें राजनीतिक प्रतिरोध का चेहरा बना गई, लेकिन साथ ही यह स्थिति उन्हें रियो दी जेनेरियो के एक शक्तिशाली चेहरों के निशाने पर भी ले आई, जो उनके खिलाफ साजिश रच रहे थे। और यही से शुरुआत होती है आज की कहानी की। दोस्तों, स्वागत है आपका गुमशुदा हड्डियां के एक और रोमांचक एपिसोड में। अब चलिए ब्राजील के सबसे हिंसक राज्यों में से एक, जिसमें न्याय के लिए लड़ी गई जिद्दी लड़ाई के खतरनाक नतीजों को देखते हैं और हाल के सालों के सबसे बड़े राजनीतिक मामलों में से एक के अंजाम को समझने की कोशिश करते हैं। मार्च 2018 की रात मारियल फ्रांको लापा में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुई, जिसका टाइटल था यंग ब्लैक वुमन रीशेपिंग स्ट्रक्चर्स। इस कार्यक्रम में उन्होंने ब्लैक यंगस्टर के साथ विचार विमर्श किया। मारियल के साथ उनकी सहायक फर्नांडा चावेस और उनके ड्राइवर एंडरसन गोम्स भी थे, जिनकी उम्र 39 साल थी। उस रात एंडरसन ने उन्हें रुआ दोस इनवालिदोस पर स्थित कासा दास प्रेटास तक पहुंचाया, जहां यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। बहस लगभग शाम 7 बजे शुरू हुई और मारियल ने वहां रात के 9 बजे के थोड़ी देर बाद तक रुककर हिस्सा लिया। प्रोग्राम खत्म होने के बाद मारियल कासा दास प्रेटास से अपनी सहायक फर्नांडा और ड्राइवर एंडरसन के साथ निकली। फर्नांडा ने मारियल के साथ कार में जाने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, क्योंकि उनका घर मारियल के घर के पास ही था। कार में बैठने से पहले मारियल ने कहा कि वो कार की पिछली सीट पर बैठना चाहती है, ताकि पैर फैलाकर थोड़ी आराम कर सके। इसके बाद एंडरसन ने गाड़ी शहर की ओर बढ़ाई। रात लगभग 9:30 बजे जब वे एस्तासिया मोहल्ले में रुआ जोकिम पालारेस पर जा रहे थे, एंडरसन ने एक रेड लाइट पर गाड़ी रोकी। उसी समय एक सिल्वर रंग की कार उनकी कार के पास आकर रुकी। संदिग्ध कार की पैसेंजर ने खिड़की नीचे की और उस गाड़ी पर जिसमें मारियल बैठी थी 10 से ज्यादा गोलियां चलाई। 9 गोलियां कार की बॉडी पर लगी और 4 ने खिड़कियों को चीरते हुए अंदर प्रवेश किया। इस गोलीबारी में मारियल और एंडरसन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि फर्नांडा चमत्कारिक रूप से बच गई। फर्नांडा को केवल मामूली चोटें आई, जो कांच के टुकड़ों से लगी थी। उन्होंने समय रहते झुककर खुद को बचा लिया, क्योंकि उन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई थी। हमले के बाद हमलावर तेजी से मौके से फरार हो गए। अपने आखिरी होश की स्थिति में भी एंडरसन ने कार को कुछ मीटर आगे बढ़ाने की कोशिश की, जब तक कि फर्नांडा खून से लथपथ और सदमे में डूबी हुई हैंडब्रेक खींचकर गाड़ी रोकने में सफल नहीं हुई। गोलियों की आवाज के बाद फर्नांडा को मारियल से कोई प्रतिक्रिया ना सुनाई दी और ना ही दिखाई दी। शुरुआत में फर्नांडा को लगा कि वो किसी पुलिस और अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़ में फंस गई है। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया हमला था। थोड़ी ही देर बाद एक मिलिट्री पुलिस की गश्ती गाड़ी उस जगह से गुजरी। अभी भी सदमे में डूबी फर्नांडा ने पुलिस अधिकारियों से मदद की गुहार लगाई, लेकिन उन्हें जवाब मिला कि दूसरी गश्ती गाड़ी को घटनास्थल पर भेजा जाएगा। जब पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति को संभाला, तो उन्होंने पीड़ितों की मौत की पुष्टि की और फर्नांडा को अस्पताल ले जाया गया। जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि मारियल को सिर में 3 और गर्दन में 1 गोली लगी थी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। ड्राइवर एंडरसन को पीठ में 3 गोलियां मारी गई थी और उन्होंने धीरे धीरे दम तोड़ दिया। थोड़े ही समय में सभी पीड़ितों की पहचान कर ली गई और इतनी महत्वपूर्ण राजनीतिक हस्ती की हत्या ने मामले को फेडरल पुलिस के हवाले कर दिया, ताकि गहराई से जांच की जा सके। शुरुआत से ही यह अपराध एक सामान्य घटना की तरह नहीं लगा, बल्कि यह एक प्लान मर्डर लग रहा था। इसका सबसे बड़ा सबूत यह था कि हमला करने के बाद कोई भी कीमती सामान चोरी नहीं किया गया। 2 दिन बाद फेडरल पुलिस ने घोषणा की कि वो इस मामले की जांच के लिए रियो दी जेनेरियो के सिविल पुलिस के साथ मिलकर काम करेगी। सिविल पुलिस के प्रमुख रिवाल्डो बारबोसा ने प्लान मर्डर के सिद्धांत पर जोर दिया। उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि चोरी ना होने के अलावा मारियल अक्सर पुलिस द्वारा किए गए हत्याओं की निंदा करती थी और ह्यूमन राइट्स की रक्षा के लिए काम करती थी, खासकर बस्तियों में रहने वाले लोगों को और महिलाओं के लिए।
रिवाल्डो ने यह भी बताया कि उनकी हत्या से कुछ दिन पहले ही मारियल ने एक पब्लिक सभा में 41वीं मिलिट्री पुलिस बटालियन की कार्रवाइयों पर टीका की थी। मारियल द्वारा अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए पब्लिक सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट के डेटा के अनुसार 41वीं बटालियन ने पिछले 5 वर्षों में सबसे ज्यादा दर्ज की गई मौतों के लिए जिम्मेदारी ली थी। इन आरोपों ने मारियल को बदले का स्पष्ट निशाना बना दिया। मामले की जांच कर रहे अधिकारियों ने यह अनुमान लगाया कि मारियल की गतिविधियों पर निगरानी रखी गई होगी, संभवतः उनके ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के जरिए। ये शक इसलिए और भी मजबूत हो गया क्योंकि मारियल अक्सर सोशल मीडिया का उपयोग करके लोगों को प्रोग्राम्स में इनवाइट करती थी और अपने प्रोग्राम्स के प्लेसेस की जानकारी साझा करती थी, जैसे कि उस रात के कार्यक्रम की जब उनकी हत्या हुई। गवाहों के बयानों के आधार पर इन्वेस्टिगेटर्स ने पाया कि एक सिल्वर रंग की शेवरोले कोबाल्ट कार को घटनास्थल के आसपास देखा गया था। अंदाजा लगाया गया कि यह कार हत्यारों द्वारा इस्तेमाल की गई थी, जो सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हुआ था। फुटेज में सिल्वर रंग की कोबाल्ट कार के अंदर 2 लोगों को देखा गया। रिकॉर्डिंग में यह दिखा कि जब मारियल कार्यक्रम की जगह से बाहर निकली तो संदिग्ध गाड़ी ने उनकी गाड़ी का लगभग 4 किलोमीटर तक पीछा किया और फिर हमला किया। रियो दी जेनेरो की बैलिस्टिक्स लैब ने क्राइम सीन की जांच की और हत्यारों द्वारा इस्तेमाल किए गए गोला बारूद की पहचान की। हथियार 9 mm के कैलिबर का था, जो कहां से आया इसके बारे में जानकारी नहीं थी। ऐसे हथियार आमतौर पर आम नागरिकों की पहुंच में नहीं होते। हत्या में इस्तेमाल किए गए गोला बारूद की पहचान उस बैच के हिस्से में की गई जो फेडरल पुलिस के पास था। ये वही बैच था जिसका इस्तेमाल 2015 में साओ पाउलो में हुए एक नरसंहार में किया गया था, जहां 17 लोगों को 3 मिलिट्री पुलिस ऑफिसर्स और एक गार्ड ने मार डाला था। उस नरसंहार में शामिल सभी लोगों को दोषी ठहराया गया था। फेडरल पुलिस के सूत्रों ने खुलासा किया कि ये बैच मूल रूप से पुलिस फोर्स की अलग अलग यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। साओ पाउलो फेडरल डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स को इस बैच का सबसे बड़ा हिस्सा मिला था, जिसमें हर एक यूनिट को 2 लाख से अधिक राउंड दिए गए थे। आगे की जांच में पता चला कि मारियल फ्रांको की हत्या में इस्तेमाल किया गया गोला बारूद कई साल पहले पराइबा में एक पोस्टल सर्विस फैसिलिटी से चोरी किया गया था। बरामद वस्तुओं को अपराधियों की पहचान के लिए फिंगरप्रिंट और डीएनए के लिए रखा गया, लेकिन इस जांच से कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया। शुरुआत में माना गया कि हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार एक पिस्तौल था, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, इस सिद्धांत पर सवाल खड़े हुए। आने वाले महीनों में यह जांच काफी हद तक कॉन्फिडेंशियल रही। इस बीच ब्राजील भर में विरोध प्रदर्शन की एक लहर फैल गई। इन प्रदर्शनों में पार्षद मारियल की हत्या के लिए न्याय की मांग की गई। जनता के इस दबाव ने यह सुनिश्चित किया कि मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का केंद्र बना रहे। एक गुमनाम जानकारी ने आखिरकार जांचकर्ताओं को मिनस जेराइस तक पहुंचाया, जहां कथित तौर पर हत्यारों की गाड़ी मौजूद थी। हालांकि यह सुराग जल्दी ही झूठा साबित हुआ। जांच के शुरुआती चरण में यह माना गया था कि शेवरोले कोबाल्ट में 3 लोग सवार थे और अपराध के दौरान एक दूसरी गाड़ी उन्हें मदद कर रही थी। इसके अलावा टीवी ग्लोब पर टेलीकास्ट किए गए एक रिपोर्ट में 2 गवाहों के बयान सामने आए, जिन्हें तब तक पुलिस ने नहीं सुना था। इन गवाहों ने यह बताया कि हत्यारों की गाड़ी ने मारियल की गाड़ी को फुटपाथ की ओर धकेला। सुरक्षा कैमरे की फुटेज के अलावा गवाहों ने दावा किया कि उन्होंने घटनास्थल पर केवल एक ही गाड़ी देखी थी। उनके अनुसार हत्यारों की गाड़ी के पिछले हिस्से में एक काला व्यक्ति बैठा हुआ था। गवाहों ने यह भी बताया कि उसने खिड़की से अपना हाथ बाहर निकाला, जो एक लंबे बैरल वाला हथियार पकड़ा हुआ था, जो संभवतः साइलेंसर के साथ था। गोलीबारी के तुरंत बाद गाड़ी तेज रफ्तार में भाग गई। गवाहों ने यह भी खुलासा किया कि घटना के समय पुलिस ऑफिसर्स ने उन्हें क्राइम सीन से दूर कर दिया और उनके बयानों को दर्ज करने की कोई कोशिश नहीं की। 10 अप्रैल को मामले की जांच कर रहे अधिकारियों ने 9 mm के बुलेट्स के खोल और पार्शियल फिंगरप्रिंट के निशाने खोजे, जो मारियल फ्रांको की हत्या में इस्तेमाल हुए थे। ये खोल एस्तासिया इलाके में जोआओ पाउलो की स्ट्रीट पर और जाओकिम पालार स्ट्रीट के कोने पर पाए गए, जहां हमला हुआ था। इनमें से 8 खोल ब्राजीलियाई कार्टेज कंपनी द्वारा फेडरल पुलिस डिपार्टमेंट ब्राजीलिया को बेचे गए उसी बैच के थे, जिसे बाद में देश भर में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था।
नोवाकोल एक इंपोर्टेड कंसाइनमेंट का हिस्सा था और इन्वेस्टिगेटर्स के अनुसार इसमें कुछ विशेषताएं भी थी। लैब में एक्सपर्ट्स को इन टूटे हुए खोलों से फिंगरप्रिंट या अन्य सबूत निकालने में काफी कठिनाई हुई, जिन्हें सिविल और फेडरल पुलिस के डेटाबेस में डाला जा सके। जिसके बावजूद इन चीजों को फ्यूचर में संभावित संदिग्धों के फिंगरप्रिंट से तुलना के लिए अहम माना गया। जैसे जैसे अधिकारियों ने अपनी जांच में प्रगति की, टेलीविजन नेटवर्क ने मामले में हुई संभावित खामियों को सामने लाना शुरू कर दिया। मई में रिकॉर्ड टीवी नामक एक चैनल ने एक रिपोर्ट पब्लिश की, जिसमें प्रक्रिया में हुई गंभीर गलतियों को सामने लाया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि पीड़ितों की कार को पार्किंग में 40 दिनों तक लावारिस छोड़ दिया गया और इस दौरान आवश्यक जांच और परीक्षण नहीं किए गए। ये भी सामने आया कि मारियल और एंडरसन के शवों पर एक्सरे परीक्षण नहीं किए गए, जो इस तरह के मामलों में मैंडेटरी प्रक्रिया होती है। इस प्रसारण ने एक ऐसे तथ्य की ओर इशारा किया जिसे कुछ दिनों बाद पुलिस ने ऑफिशियली कंफर्म किया कि मारियल और एंडरसन की हत्या पिस्तौल से नहीं हुई थी, जैसा कि शुरू में इन्वेस्टिगेटर्स ने माना था, बल्कि दोनों की हत्या HK MP5 सब मशीन गन का इस्तेमाल करके हुई थी। रिकॉर्ड टीवी ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि HK MP5 सब मशीन गन जो मारियल एंडरसन की हत्या में इस्तेमाल हुई थी, आम अपराधियों के लिए हासिल करना बेहद मुश्किल है। यह हथियार आमतौर पर केवल पुलिस की विशेष यूनिट्स द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। रिपोर्ट ने एक और चौंकाने वाली बात पर ध्यान केंद्रित किया। जिस सड़क पर यह अपराध हुआ था, वहां लगे नगर निगम के कैमरे हत्या से कुछ दिन पहले ही बंद कर दिए गए थे। ये इस ओर इशारा करता है कि अपराध को अंजाम देने वालों ने इसे पहले से ही सोचा समझा और प्लान तरीके से अंजाम दिया। इन खुलासों के जवाब में अधिकारियों और संबंधित एजेंसियों ने गोपनीयता का कारण देते हुए इन मामलों पर बयान देने से इनकार कर दिया। मई के महीने में ही इन्वेस्टिगेटर को एक और गवाह का बयान मिला, जिसने परिषद सदस्य मार्सेलो सिसिलियानो और रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर मिलिट्री मेंबर ऑरलैंडो ओलिवेरा डी अराउजो को मारियल फ्रांको की हत्या का मास्टरमाइंड कहा। गवाह के अनुसार हत्या का कारण यह था कि मारियल की कम्युनिटी एक्टिविटीज उन इलाकों में प्रभाव डाल रही थी जो मिलिट्री के लिए महत्वपूर्ण था। गवाह ने दावा किया कि उसने मार्सेलो और मार्लैंडो के बीच हुई मीटिंग में भाग लिया था, जहां दोनों ने मारियल को मारने की अपनी इच्छा व्यक्त की थी। अपने बयान में गवाह ने कहा कि ऑरलैंडो ने एक मीटिंग के दौरान कहा था कि पार्षद उनके व्यवसाय में हस्तक्षेप कर रही है। उन्होंने कथित तौर पर मार्सेलो से यह भी कहा कि इस समस्या को जल्दी सुलझाना होगा। गवाह ने न केवल इन मीटिंगों की तारीखों के बारे में जानकारी दी, बल्कि उन 4 व्यक्तियों के नाम भी बताए जिन्हें हत्या को अंजाम देने के लिए चुना गया था। इन व्यक्तियों पर पुलिस ने बाद में जांच शुरू की। गवाह की पहचान बाद में आर्मी पुलिस ऑफिसर रॉड्रिगो जॉर्ज फेरेरा के रूप में हुई। हालांकि लगभग 1 साल बाद ये सामने आया कि उसका बयान झूठा था और उसने झूठ बोला था। जांच से स्पष्ट हुआ कि उसका उद्देश्य पुलिस का ध्यान भटकाना और असली मास्टरमाइंड की पहचान को छुपाना था। ऑरलैंडो ओलिवेरा डी अराउजा, जिन्हें कुरुसिका के नाम से जाना जाता है, वो ये साबित करने में सफल रहे कि वो मारियल फ्रांको की हत्या की योजना में शामिल नहीं थे। उन्होंने रियो डी जेनेरो के सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के चीफ को झूठे बयानों के बारे में जानकारी दी। हालांकि जब तक ये जानकारी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो गई, तब तक ऑरलैंडो और मार्सेलो सिसिलियानो दोनों ही प्राइमरी सस्पेक्ट बने रहे। इस बीच मारियल फ्रांको मामले में जांचकर्ताओं ने एक डिटेल क्राइम रिकंस्ट्रक्शन किया जो 5 घंटे तक चला और रात से सुबह तक फैला। इसका उद्देश्य उस क्षण को दोहराना था जब हत्यारों ने मारियल और एंडरसन की गाड़ी पर गोलीबारी की थी। इसके लिए असली हथियारों और गोला बारूद का उपयोग किया गया ताकि गवाह उस हथियार की आवाज की पहचान कर सके जिसका अपराध में उपयोग किया गया था। मारियल की पूर्व सहायक और हमले की एकमात्र जीवित बची व्यक्ति फर्नांडा चावेस ने भी इसमें भाग लिया। फर्नांडा ने हत्या के तुरंत बाद ब्राजील छोड़ दिया था और 3 महीने तक स्पेन में मद्रिद में रह रही थी। साल 2024 में फर्नांडा ने उस समय के बारे में महत्वपूर्ण डिटेल बताई। उन्होंने बताया कि हमले के सिर्फ 2.5 दिन बाद ही उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा और तब से वो रियो नहीं लौटी। मड्रिड में अपने वक्त के दौरान फर्नांडा को उनके सहायक के पद से हटा दिया गया।
और वो केवल क्राइम रिकंस्ट्रक्शन में भाग लेने के लिए ब्राजील लौटी, जिसका ऑफिशियल कंक्लूजन ये था कि हत्यारों ने HK-MP5 सब मशीन गन का उपयोग किया था, जिसमें साइलेंसर लगा हुआ था। यह हथियार, जो 800 राउंड पर मिनट तक फायर कर सकता है, पहले ही टेलीविजन नेटवर्क द्वारा अपराध में उपयोग किए गए हथियार के रूप में रिपोर्ट किया जा चुका था। अगस्त 2018 में पुलिस ने एस्क्रिटोरिया दो क्राइम नामक एक मिलिट्री ग्रुप की इन्वॉल्वमेंट की जांच शुरू की। इस शक को तब और बल मिला जब इस ग्रुप का नाम बिजनेसमैन मार्सेलो डिओटो दा माटा की हत्या में सामने आया, जो अवेनिदा दास अमेरिकास पर एक होटल के पार्किंग में मारे गए थे। दिलचस्प बात यह है कि डिओटी की हत्या उसी दिन हुई थी जिस दिन मारियल फ्रांको की हत्या हुई थी। जांच से इशारा मिला कि एस्क्रोत्रिया दो क्राइम ग्रुप राज्य भर में 1 दर्जन से अधिक हत्याओं से जुड़ा हो सकता है, जिनमें से कुछ घटनाएं 2002 तक की है। इसके अलावा इस समूह पर 2004 में वाल्डोमिरो पाइस गार्सिया की हत्या के पीछे होने का भी शक था। वाल्डोमिरो एक बैंकर थे जो अवैध जुए के बिजनेस से जुड़े हुए थे। जांच से पता चला कि इस ग्रुप ने मारियल को इसलिए मार डाला ताकि वो उनके अवैध कामों में बाधा डालना बंद कर दे। मारियल ने कई मुद्दों पर इस ग्रुप के खिलाफ काम किया था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, संदिग्धों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। रियो डी जेनेरो के पब्लिक प्रोसिक्यूशन ऑफिस ने उसी समय ये घोषणा की कि उन्होंने हमलावर के हुले की पहचान कर ली है और इन डेप्थ इमेज एनालिसिस के माध्यम से उन स्थानों का नक्शा तैयार कर लिया है जहां अपराध से पहले हमलावरों की गाड़ी गई थी। इसी दौरान ऑरलैंडो ओलिवेरा डी अराउजो, जिन्हें कुरुसिका के नाम से जाना जाता है, उन पर फिर से जांच शुरू हुई। अटॉर्नी जनरल रॉकेल डॉज ने भी इस मामले में सीधे दखल दिया और जांच को फेडरल स्टेज पर ले जाने की मांग की। साथ ही उन्होंने रियो डी जेनेरो स्टेट के कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स के सदस्य डोमिंगोस ब्रजाओ पर न्याय में बाधा डालने का आरोप लगाया। ये पहली बार था जब डोमिंगोस ब्रजाओ का नाम इस मामले से जुड़ा। प्रोसिक्यूशन ऑफिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार डोमिंगोस ने उस झूठे गवाह को खड़ा करने की साजिश रची थी जिसने मार्सेलो और सिसिलियानो और ऑरलैंडो कुरुसिका को इस अपराध के मास्टरमाइंड के रूप में नामित किया था। हालांकि अदालतों ने न केवल जांच को फेडरल बनाने की याचिका खारिज कर दी, बल्कि डोमिंगोस ब्रजाओ के खिलाफ लगाए गए आरोपों को भी खारिज कर दिया। इस समय तक इस मामले ने कई मोड़ और उतार चढ़ाव देखे थे। रियो डी जेनेरो के प्रोसिक्यूशन ऑफिस ने जांच टीम को 4 बार बदला था और 2 प्रोसिक्यूटर्स को खो दिया था, जिन्होंने जांच में बाहरी हस्तक्षेप का आरोप लगाया था। इसी तरह सिविल पुलिस ने भी मामले को संभालने वाले 5 प्रमुख जांचकर्ताओं को बदल दिया था। इन सभी झटकों और चुनौतियों के बावजूद कुछ लोग इस अपराध को सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध बने रहे। उनकी मेहनत आखिरकार एक महत्वपूर्ण खोज तक पहुंची, जिसने इस रहस्य को सुलझाने की दिशा में दरवाजा खोल दिया। मार्च 2019 के बीच मारियल फ्रांको की हत्या के लगभग 1 साल बाद मामले की जांच कर रही टास्क फोर्स को एक बड़ी सफलता मिली। उन्होंने मौजूदा फुटेज का एनालिसिस किया और एक नया सुराग प्राप्त किया। सूत्रों के अनुसार रियो डी जेनेरो के सार्वजनिक अभियोजन कार्यालय की इमेज लैब ने इंफ्रारेड तकनीक का उपयोग करते हुए हमलावर के दाहिने हाथ पर एक टैटू की पहचान की। हालांकि हमलावर ने काले दस्ताने पहन रखे थे, लेकिन अपराध से ठीक पहले जब संदिग्ध शेवरोले कोबाल्ट कार के पास झुका, तब फ्रेम में टैटू का बाकी हिस्सा भी दिखाई दिया। इस नए सुराग के साथ सिविल पुलिस ने ऐसे संदिग्धों की तलाश शुरू की जिनके पास इसी तरह का टैटू था। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिस की सुरक्षा और खुफिया समन्वय के समर्थन से पहला संदिग्ध सामने आया। रोनी लेसा, एक रिटायर्ड आर्मी पुलिस ऑफिसर और सार्जेंट जिसकी उम्र 40 के करीब थी। अपनी शंकाओं की पुष्टि के लिए इन्वेस्टिगेटर्स ने एक अस्पताल की फुटेज की समीक्षा की, जो उस समय की थी जब रोनी एक डकैती के कोशिश के दौरान घायल हुआ था। इसके अलावा शूटिंग रेंज के फोटो और वीडियो जहां रोनी डेली प्रैक्टिस करता था, उसके हाथ पर बने टैटू को स्पष्ट रूप से दिखा देते। विशेषज्ञों ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि रोनी के हाथ की बनावट और उसकी मांसपेशियों की संरचना विश्लेषण की गई फुटेज में कैद हमलावर के शारीरिक वर्णनों से मेल खाती थी। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिस की जांच ने और भी गंभीर खुलासे किए।
उन्होंने पाया कि रोनी के पास बेहिसाब प्रॉपर्टी थी जो उसकी आय से मेल नहीं खाती थी। इसके अलावा ये भी पता चला कि रोनी ने मारियन फ्रांको के पते से जुड़ी जानकारी की खोज की थी, जिसने उसके खिलाफ मामला और भी मजबूत कर दिया। इन सबूतों के आधार पर रोनी को गिरफ्तार किया गया और मारियल फ्रांको और उनके ड्राइवर एंडरसन गोम्स की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया गया। अधिकारियों के साथ अपनी पहली पूछताछ के दौरान रोनी ने स्वीकार किया कि उसने पहले 2017 में मारियल को मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो योजना विफल हो गई। उसके अनुसार ये असफलता इसलिए हुई क्योंकि उसका साथी और ड्राइवर मैक्सवेल सिमोइस कोरियो ने कार में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम का कारण देते हुए प्लान को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया। मैक्सवेल को बाद में गिरफ्तार किया गया। उस पर मारियल की हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियारों को छिपाने का आरोप था। मार्च 2019 में रियो डी जेनेरियो के इतिहास में हथियारों की सबसे बड़ी बरामदगी के दौरान रोनी लेसा के एक दोस्त के घर कई अलग अलग पार्ट्स में असेंबल किए गए राइफल मिले। उस घर में रहने वालों ने दावा किया कि उसने हथियार रोनी के कहने पर अपने घर में रखे थे, लेकिन उसने जानने से इनकार किया कि उनका इस्तेमाल किसके लिए किया जाना था। इस खोज के बाद रोनी पर ऑफिशियली हथियार तस्करी का आरोप लगाया गया। इसके अलावा रोनी के बयान ने इन्वेस्टिगेटर्स का ध्यान शेवरोले कोबाल्ट कार चलाने वाले ड्राइवर रिटायर्ड आर्मी पुलिस सार्जेंट एल्सिया डी क्विरोज की ओर खींचा। पुलिस के अनुसार एल्सिया को रोनी का साथी इसलिए चुना गया था क्योंकि उनके पास आर्मी पुलिस का अनुभव था। दोनों एक दूसरे को 30 साल से जानते थे और करीबी दोस्त थे, जो 2015 के बाद और मजबूत हो गई। उसी साल एल्सिया को कुछ कारणों से सैन्य पुलिस से निकाल दिया गया था। उसके बाद रोनी ने एल्सिया को सपोर्ट किया। एल्सिया ने रोनी को एक भाई की तरह माना और उन्हें बेहद सम्मान दिया। अपने बयान में एल्सिया ने स्वीकार किया कि उन्हें रोनी से आर्थिक सहायता मिलती थी, लेकिन उन्होंने यह जोर देकर कहा कि उनका रिश्ता पैसे के परे काफी था। गिरफ्तारी के समय पुलिस ने एल्सिया की कार की पैसेंजर सीट के नीचे 5.56 mm राइफल की 8 गोलियां बरामद की। उनके घर की तलाशी में अधिकारियों को क्लॉक 380 कैलिबर की एक पिस्तौल, 5 मैगजीन और 46 गोलियां मिली। इसके अलावा टॉरस 40 कैलिबर की एक और पिस्तौल, 3 मैगजीन और 72 गोलियां भी बरामद की गई। इन सबूतों के आधार पर एल्सियो पर मारियल फ्रांको और एंडरसन गोम्स की हत्या, साथ ही अवैध गोला बारूद और हथियारों के कब्जे, मैगजीन और गोला बारूद के रखने का आरोप लगाया गया। साल 2019 के जुलाई महीने में जब दो मुख्य संदिग्ध रोनी लेसा और एल्सिया डी क्विरोज जेल में मुकदमे का इंतजार कर रहे थे, इन्वेस्टिगेटर्स का ध्यान अपराध में इस्तेमाल किए गए हथियारों का पता लगाने पर केंद्रित हो गया। इस खोज में नौसेना ने इन्वेस्टिगेटर्स को अपना समर्थन दिया। क्वेब्रा मार इलाका, जो कि बारादा तिजुका में स्थित है, यहाँ के एक नाविक ने गवाही दी कि मारियल की हत्या के तुरंत बाद उसने अपनी नाव पर 4 लोगों को नदी पार करवाई थी, जिसमें 3 पुरुष और एक महिला थी। उसके अनुसार ये ग्रुप एक भारी कार्डबोर्ड बॉक्स के साथ चढ़ा, जिसमें छोटे बॉक्स और एक सूटकेस भी शामिल था। नदी पार करते समय नाविक ने देखा कि इस ग्रुप में बॉक्स खोला और उसमें से 6 राइफलें निकाली, जिन्हें उन्होंने समुद्र में फेंक दिया। सफर के अंत में ग्रुप के एक व्यक्ति ने नाविक को 300 रियाइज दिए और वहां से चले गए। बाद में इस व्यक्ति की पहचान मार्सिया मोंटावानो के रूप में हुई। महिला की पहचान इलेन लेसा के रूप में की गई, जो कि रोनी लेसा की पत्नी थी। उनके साथ उनके भाई ब्रूनो और एक अन्य व्यक्ति जोसिनाल्डो भी शामिल थे। इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया और मारियल फ्रांको की हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियारों को छिपाने में शामिल होने का आरोप लगाया गया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, रोनी लेसा इस मामले में सबसे प्रमुख संदिग्ध बन गए। उन्हें ऑफिशियल तौर पर मारियल फ्रांको और उनके ड्राइवर एंडरसन गोम्स की हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। रोनी लेसा का आर्मी पुलिस में करियर बहुत ही होनहार माना जाता था। वो जोखिम भरे मिशंस के लिए प्रसिद्ध थे और पुलिस अधिकारियों की मौत का बदला लेने के लिए काम करने वाली कुख्यात स्कूडरी डिटेक्टिव ले कुक नामक डेथ स्क्वाड से जुड़े हुए थे। रोनी लेसा का कानून में करियर 1991 में शुरू हुआ, जब वो मिलिट्री पुलिस में शामिल हुए। उन्होंने शॉक बटालियन और स्पेशल पुलिस ऑपरेशंस बटालियन जैसे प्रतिष्ठित बलों में सेवा दी।
1997 तक रोनी को बहादुरी के लिए 2 बार प्रमोशन मिला और उन्हें रियो डी जेनेरियो सिटी काउंसिल से कई पुरस्कार और प्रशंसा पत्र प्राप्त हुए। 2003 में उन्होंने सिविल पुलिस में ट्रांसफर किया, जहां उन्होंने 2010 में रिटायर्ड होने तक काम किया। हालांकि रिटायरमेंट से कुछ समय पहले रोनी को एक गंभीर चोट लगी जब उनकी कार में एक ग्रेनेड फट गया। एक पूर्व सहयोगी के अनुसार रोनी खुद को एक वियतनाम युद्ध के सैनिक जैसा मानते थे। उनकी दृष्टि में उन्होंने अपने द्वारा किए गए हत्याओं की संख्या के कारण खुद की तुलना एक सीरियल किलर से की। उसी सहयोगी ने बताया कि उन्होंने कई अभियानों के दौरान रोनी को गोलियां लगते देखा था, लेकिन वो हमेशा खड़े रहते थे। उन्हें एक हत्या करने वाली मशीन के रूप में वर्णित किया गया। रोनी के इस हिंसक इतिहास ने उन पर सितंबर 2000 में पार्क कोलंबिया बस्ती में हुई एक पुलिस कार्रवाई में शामिल होने का शक पैदा किया, जिसमें 2 व्यक्तियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जांच के दौरान ये सामने आया कि सम्मान के साथ रिटायर होने के बावजूद रोनी बहादुरी का प्रतीक नहीं थे। असल में वो रियो के पश्चिमी क्षेत्र में मिलिशिया के नेता के रूप में काम कर रहे थे और उनका 12 शिजुका में एक अवैध बिंगो हॉल था, जो मारियल फ्रांको की हत्या के कुछ महीनों बाद 24 जुलाई 2018 को खोला गया था। बाद में 2018 में पुलिस ने एक रेस्टोरेंट पर छापा मारा, जो उनके बिंगो ऑपरेशन की आड़ के रूप में काम कर रहा था। वहां से लगभग 80 स्लॉट मशीनें जब्त की गई। रोनी के कार्यों का उद्देश्य उनके अवैध व्यवसायों को उन क्षेत्रों में फैलाना था जो पहले से ड्रग तस्करों के नियंत्रण में थे। यह न केवल उनके प्रभाव को बढ़ाने का प्रयास था, बल्कि उनके इलाके में उनका दबदबा और भी मजबूत हो गया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, दिसंबर 2019 में सिविल पुलिस ने मामले में एक नए महत्वपूर्ण गवाह की पहचान की। यह गवाह था एडुआर्डो अल्मेडा नून्स डी सिक्वेरा, जो मुजेमा समुदाय का निवासी था। यह समुदाय एक बस्ती है जो मिलिट्री के नियंत्रण में है। एडुआर्डो को वाहनों को क्लोनिंग के लिए जाना जाता था। जांच के अनुसार उसने एक शेवरले कोबाल्ट क्लोन किया था, जो उस मॉडल से बहुत मिलता जुलता था, जिसका इस्तेमाल मारियल फ्रांको की हत्या में किया गया था। इस सुराग का पीछा करते हुए जांचकर्ताओं ने पाया कि एडुआर्डो और रोनी लेसा का एक ही वकील था। इस खुलासे ने एडुआर्डो की हत्या से जुड़े होने की आशंकाओं को और मजबूत कर दिया। अपने बयान के दौरान एडुआर्डो ने इस बात से इनकार किया कि उसे पता था कि गाड़ी का उपयोग कैसे किया गया था, लेकिन उसने यह स्वीकार किया कि वो क्लोन की गई गाड़ी और हत्या में इस्तेमाल की गई गाड़ी की समानताओं से अवगत था। जैसे जैसे नई जानकारियां सामने आती गई, इन्वेस्टिगेटर्स को यह महसूस हुआ कि वो अपराध को अंजाम देने का आदेश देने वालों की पहचान के करीब पहुंच रहे हैं। इस समय तक रोनी लेसा की प्रेरणाएं पूरी तरह स्पष्ट नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी और कुछ बड़े नाम सामने आने लगे, उनका मकसद समझ में आने लगा। एल्सियादी क्विरोज ने सबसे पहले उन लोगों के बारे में जानकारी दी जिन्होंने मारियल फ्रांको की हत्या का आदेश दिया था। पूछताछ के दौरान एल्सिया ने कंफर्म किया कि पार्षद मारियल फ्रांको की हत्या का आदेश 2017 में ही दिया गया था। यह बयान रोनी लेसा के पहले दिए गए बयान के साथ मेल खाता था। एल्सियो ने खुलासा किया कि हत्या के बाद वो और रोनी एक बार में गए, जहां वह रात के लगभग 3 बजे तक शराब पीते रहे। अगले दिन दोनों ने अपराध में इस्तेमाल किए गए वाहन को ठिकाने लगाया, उसमें छेड़छाड़ की और हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियारों को फेंक दिया। एल्सियो ने यह भी स्वीकार किया कि उसने ही कार चलाई थी जिसका इस्तेमाल हमले में हुआ था। साथ ही उसने मारियल एंडरसन की मौत से जुड़े हुए महत्वपूर्ण डिटेल्स दिए। एल्सियो के बयान के बाद रोनी लेसा पर दबाव बढ़ गया और उसके पास बचने का कोई ऑप्शन नहीं रहा। आखिरकार उसने भी सहयोग करने का फैसला किया और फेडरल पुलिस के साथ एक समझौता किया। इस बार रोनी ने उन लोगों के नाम बताए जिन्होंने इस अपराध का आदेश दिया था। पहला नाम उसने डोमिंगोस ब्राजाओ का लिया, जो रियो डी जेनेरियो राज्य के कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स के सदस्य थे। डोमिंगोस पर पहले ही अटॉर्नी जनरल रॉकेल डॉज द्वारा न्याय में बाधा डालने का आरोप लगाया गया था। उसी समय डोमिंगोस का नाम कम से कम एक हत्या से जुड़ा हुआ था। साथ ही उन पर भ्रष्टाचार और आपराधिक गिरोहों से जुड़े होने के कई आरोप थे। रोनी लेसा ने खुलासा किया कि ये हत्या मार्सेलो फ्रेसो के खिलाफ बदले के इरादे से की गई थी। मार्सेलो फ्रेसो एक स्टेट डेप्यूटी और पार्लियामेंट्री इंक्वायरी कमीशन के अध्यक्ष थे, जिनके लिए मारियल फ्रांको ने सहायक के रूप में काम किया था। इसके अलावा ये भी सामने आया
कि ब्राजील की खुफिया एजेंसी का उपयोग मारियल फ्रांको और एंडरसन गोम्स की हत्या की जांच की प्रोग्रेस पर नजर रखने के लिए किया गया था। फेडरल पुलिस की जांच से पता चला कि तत्कालीन राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो की सरकार ने फेडरल पुलिस की जांचों पर जानकारी प्राप्त करने के लिए एबीआईएन का उपयोग किया था। रिपोर्ट के अनुसार इस एजेंसी का उपयोग प्रमुख हस्तियों पर नजर रखने के लिए भी किया गया था, जिनमें राजनीतिक विरोधी, सरकारी सहयोगी और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी शामिल थे। हैरानी की बात यह थी कि ब्राजील की एक एजेंसी दूसरी एजेंसी की निगरानी कर रही थी, जो आज भी अजीब और सवाल खड़े करने वाला मामला लगता है। रोनी ने अपने बयान में अन्य लोगों के नाम भी लिए, जिनमें डोमिंगोस ब्राजाओ का भाई चिकिन्नो ब्राजाओ भी शामिल था। चिकिन्नो ब्राजाओ हाल ही में फेडरल डिप्टी के रूप में चुने गए थे और मारियल के करीब माने जाते थे। इसके साथ ही रोनी ने रियो डी जेनेरियो के पुलिस चीफ रिवाल्डो बारबोसा का नाम भी लिया। रिवाल्डो ने अपराध से ठीक एक दिन पहले अपना पद संभाला था। मार्च 2024 में इन तीनों, डोमिंगोस ब्राजाओ, चिकिन्नो ब्राजाओ और रिवाल्डो बारबोसा को गिरफ्तार किया गया और मारियल फ्रांको की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया गया। ये गिरफ्तारी ऑपरेशन मर्डर के तहत हुई, जो अटॉर्नी जनरल के कार्यालय रियो डी जेनेरियो के पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिस और फेडरल पुलिस का एक कंबाइन मिशन था। इस ऑपरेशन को विशेष रूप से मारियन फ्रांको और एडरसन गोम्स की हत्या की जांच के लिए और उनकी पूर्व सहायक फर्नांडा चावेस की हत्या के प्रयास को लेकर स्थापित किया गया था। अगस्त 2024 में सबूतों की सुनवाई और मुकदमे के दौरान एक नए गवाह, राइड शेयर ड्राइवर ओटोसिलियो एंटोनिया डायस जूनियर ने खुलासा किया कि फायर फाइटर मैक्सवेल सिमोइस कोरियो ने अपराध में इस्तेमाल की गई क्लोन की गई सिल्वर रंग की शेवरलेट कोबाल्ट कार 2,500 रियाइस में ली थी। इसके साथ ही पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिस ने यह सबूत पेश किया कि रियो डी जेनेरियो के पुलिस चीफ रिवाल्डो बारबोसा ने न केवल इस अपराध की योजना बनाने में मदद की, बल्कि शुरुआती जांच को बाधित करने और उसमें देरी करने की भी कोशिश की। मामले पर काम कर रहे टास्क फोर्स की रिपोर्ट के अनुसार रिवाल्डो ने जांच की दिशा को भटकाया ताकि असली मास्टरमाइंड को बचाया जा सके। उसी रिपोर्ट में यह भी निष्कर्ष निकाला गया कि रिवाल्डो का रियो डी जेनेरियो का आपराधिक संगठनों के साथ अवैध संबंध था, जिससे उनका इस मामले में शामिल होना और भी स्पष्ट हो गया। जांच से पता चला कि 2016 से 2021 के बीच आपराधिक गिरोह से जुड़े कई हत्याओं को कैपिटल होमिसाइड डिवीजन द्वारा जानबूझकर अनदेखा किया गया था। मारियल फ्रांको की हत्या की जांच के दौरान रिवाल्डो ने मामले के पहले मुख्य जांचकर्ता गिनेटोन लागेस का नाम सामने रखा। गिनेटोन लागेस बाद में खुद जांच का लक्ष्य बन गए। ये शक भी जताया गया कि गिनेटोन लागेस ने अपराध का आदेश देने वालों के लिए एक सूत्रधार के रूप में काम किया था। इसके अलावा उन्होंने मारियल के परिवार का विश्वास हासिल किया, ये दिखाने के लिए कि वो जांच में मदद कर रहे हैं। लेकिन असल में उन्होंने पार्षद से जुड़े लोगों की गोपनीय जानकारी निकालने का प्रयास किया, जिससे असली मास्टरमाइंड की पहचान करना और भी कठिन हो गया। अपनी इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए गिनेटोन ने पुलिस ऑफिसर रॉड्रिगो जॉर्ज फेरेरा का इस्तेमाल किया, जिसने झूठा बयान देकर ऑरलैंडो कुरूफिका को अपराध का आदेश देने वाला बताया। इससे जांच असली अपराधियों से भटक गई। गिनेटोन ने अपनी पब्लिक इमेज को सुधारने के लिए एक किताब भी लिखी, जिसका नाम था हु किल्ड मारिएला। गिनेटोन का दावा था कि इस किताब का उद्देश्य समाज को भविष्य में ऐसे मामलों से निपटने में मदद करना है, लेकिन इसे व्यापक रूप से उनकी सार्वजनिक प्रतिष्ठा बचाने के लिए एक प्रयास के रूप में देखा गया। एक और नाम जो सामने आया वो था मार्को एंटोनियो दी बारोस पिंटो, जो अपराध के समय रियो होमिसाइड डिवीजन में काम कर रहे थे। हालांकि जांच ने सीधे तौर पर गिनेटोन या मार्को एंटोनियो को हत्या की प्लान से नहीं जोड़ा, लेकिन दोनों को सुप्रीम फेडरल कोर्ट के आदेश से न्याय में बाधा और अनुचित व्यवहार के शक में उनके पदों से हटा दिया गया। मारियल फ्रांको की हत्या की साजिश में कुल 9 लोग शामिल थे, जिनमें से हर एक की भूमिका स्पष्ट रूप से जांच के दौरान सामने आई। मुख्य साजिशकर्ता के रूप में 3 नाम सामने आए: डोमिंगोस ब्राजाओ, चिकिन्नो ब्राजाओ और पुलिस चीफ रिवाल्डो बारबोसा। रोनी लेसा को हत्या के अंजाम देने वाला शूटर बताया गया, जबकि एल्सिया दी क्विरोज ने हत्या के वक्त कार चलाई, जिसका इस्तेमाल अपराध में हुआ।
एक फायर फाइटर मैक्सवेल सिमोइस कोरिया पर हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार को ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी थी और संभवतः उसने गाड़ी को नष्ट करने में भी मदद की। एडिल्सन बारबोसा डॉस सेंटोस, जो एक स्क्रैपयार्ड का मालिक था, उसने गाड़ी को तोड़ने और अलग अलग हिस्सों में बांटने में मदद की। अपने बयान में रोनी लेसा ने 2 और नामों का खुलासा किया। रॉबसन कैलिक्सटो, एक रिटायर आर्मी पुलिस अधिकारी, और डोमिंगोस ब्रजाओ का पूर्व सहायक, जिसने कथित तौर पर हथियारों को ठिकाने लगाने में मदद की। मेजर रोनाल्ड पाउलो अल्वेस परेरा, जो मारियल की दिनचर्या पर नजर रखने के लिए जिम्मेदार था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, हत्या के पीछे का मकसद और स्पष्ट होता गया। जांच के अनुसार राजनीतिक मतभेद इस हत्या के पीछे का मुख्य कारण थे। मारियल फ्रांको रियो डी जेनेरियो में कंट्रोल एरियाज में जमीन हथियाने के खिलाफ एक सक्रिय आवाज थी। जमीन हथियाने का तात्पर्य जमीन पर अवैध कब्जा करने के लिए संपत्ति के नकली दस्तावेज तैयार करना है। मारियल जेकारे पागुआ समुदाय में अपने काम के लिए जानी जाती थी। ये इलाका मिलिशिया के प्रभाव में था और वहाँ ब्रजाओ ब्रदर्स के कई समर्थक रहते थे। चिकिनो ब्रजाओ की मारियल के प्रति गुस्सा 2017 में तब और बढ़ गया जब उन्होंने एक विधेयक पेश किया जिसका उद्देश्य अवैध कब्जों को नियमित करना था। उस समय ये विधेयक पारित हो गया जिसने सीधे मिलिशिया के हितों को प्रभावित किया और चिकिनो ब्रजाओ की सहनशक्ति को तोड़ दिया। मारियल की सक्रियता और उनका काम उन माफियाओं के अवैध आर्थिक हितों पर सीधा वार था और यही हत्या की साजिश की जड़ थी। जांच के अनुसार एडमिल्सन दा सिल्वा डी ओलिवेरा, जो सीधे ब्रजाओ ब्रदर्स के कांटेक्ट में थे, उन्होंने मारियल फ्रांको की हत्या का सुझाव दिया। हत्या का प्लान बनाने के लिए हुई पहली मीटिंग के दौरान डोमिंगोस ब्रजाओ ने यह बताया कि मारियल पहले से ही इनके एक मेंबर द्वारा निगरानी में थी। ये व्यक्ति सोशलिज्म एंड लिबर्टी पार्टी में घुसपैठ कर चुका था और उसे लायड दा सिल्वा डी लिमा के रूप में पहचाना गया। इस जासूस के जरिए ब्रजाओ ब्रदर्स को ये पता चला कि मारियल कंट्रोल एरियाज में न्यू लैंड डेवलपमेंट का विरोध करने के लिए निवासियों को प्रोत्साहित कर रही थी। मीटिंग के दौरान रोनी लेसा ने पूछा कि इस हत्या को अंजाम देने के बदले में उसे क्या मिलेगा। इसके जवाब में ब्रजाओ ब्रदर्स ने रोनी को एक बड़ा लैंड अलॉटमेंट और कुछ पैरामिलिट्री ग्रुप्स का कंट्रोल देने की पेशकश की। इन मीटिंग्स में पुलिस चीफ रिवाल्डो बारबोसा भी मौजूद थे। उन्होंने जोर दिया कि हत्या मारियल के सिटी काउंसिल आने जाने के दौरान नहीं होनी चाहिए ताकि इस अपराध को तुरंत राजनीतिक मकसद से जोड़ा ना जा सके। रिवाल्डो का तर्क था कि यदि हत्या मारियल के सिटी काउंसिल के सफर के दौरान होती तो इससे स्पष्ट संकेत मिलता कि हत्या राजनीतिक कारणों से की गई है। इससे मामला सीधे फेडरल पुलिस के पास चला जाता जिससे जांच उनके कंट्रोल से बाहर हो जाती। रिवाल्डो ने आश्वासन दिया कि जब तक जांच उनके अधिकार क्षेत्र में रहती है वो अपराध को दबाने में सक्षम रहेंगे। उन्होंने रोनी लेसा को ये वादा भी किया कि उसे इस अपराध के लिए कभी गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। हालांकि जब बाद में रिवाल्डो को गिरफ्तार किया गया तो टास्क फोर्स ने खुलासा किया कि वो उस वक्त रियो डी जेनेरियो होमिसाइड डिवीजन में एक बड़ा करप्शन नेटवर्क चला रहे थे। रिवाल्डो ने अपनी शक्ति और प्रभाव का उपयोग करते हुए बड़े अपराधियों के साथ सौदे किए थे जिनके तहत वो हत्याओं के असली अपराधियों और उनके मकसद को छिपाने का काम करते थे। हालांकि रिवाल्डो के आश्वासनों के बावजूद रोनी लेसा मारियल तक पहुंचने में आने वाली मुश्किलों से परेशान हो गया। उसने रिवाल्डो पर दबाव डाला कि मारियल की हत्या को सिटी काउंसिल के सफर के दौरान ही अंजाम दिया जाए, ये जानते हुए भी कि इससे उसकी गिरफ्तारी की संभावना बढ़ जाएगी। आखिरकार ब्रजाओ ब्रदर्स और रिवाल्डो ने इस प्लान को मंजूरी दे दी। हालात उस समय बदल गए जब ग्रुप में से एक मुखबिर ने ये जानकारी दी कि मारियल फ्रांको उसी शाम एक प्रोग्राम में लापा में शामिल होगी। इस जानकारी ने हत्या को अंजाम देना आसान बना दिया और रोनी लेसा ने इस मौके का फायदा उठाया। उसने एल्सिया दी क्विरोज को फोन किया जिसने ड्राइवर की भूमिका निभाई और दोनों ने मिलकर हत्या को अंजाम देने की प्लानिंग की। अपनी गवाही में एल्सिया ने बताया कि गोलीबारी के दौरान उसने महसूस किया कि गोली के खूल बुलेट केसिंग्स उसके सिर और गर्दन पर गिर रहे थे। शुरुआत में उसे लगा कि रोनी ने केवल मारियल को ही मारा है और उसने इस बारे में रोनी से सवाल किया। हालांकि हमलावर ने उसे शांत रहने के लिए कहा
और आश्वस्त किया कि सब ठीक है। बाद में एलसीओ को पता चला कि इस हमले में मारियल के साथ साथ एंडरसन गोम्स की भी हत्या कर दी गई थी। असल में मारियल को राजनीतिक विवादों और आपराधिक हितों के कारण एक घिनौने मकसद से मारा गया। दूसरी ओर एंडरसन गोम्स इस क्रूर और सोची समझी साजिश का मासूम शिकार बन गए। मारियले फ्रांको मामले से जुड़ी पहली सजा का सिलसिला 2020 में शुरू हुआ, जब रिटायर्ड पुलिस अधिकारी एल्सियो विएरा डे केयरोज को उनके पास से बरामद गोला बारूद, हथियार, मैगजीन और गोलियों के लिए सजा सुनाई गई। उनके घर से पुलिस ने एक ग्लॉक 380 पिस्तौल, 5 मैगजीन और 46 गोलियां बरामद की। साथ ही एक टॉरस 40 पिस्तौल, 3 मैगजीन और 72 गोलियां भी मिली। एल्सियो को 5 साल की सजा मिली, लेकिन मारियले फ्रांको मामले में हत्या के आरोपों के कारण उन्हें पोर्टो वेल्लो की सेंट्रल जेल में कैद रखा गया। 2 साल बाद रॉनी लेसा, जो इसी मामले में कैद थे, इन्हें इंटरनेशनल आर्म्स स्मगलिंग के आरोप में 5 साल की सजा सुनाई गई। जांच के मुताबिक बरामद किए गए हथियारों का एक और मकसद ये था कि वो मारियले की हत्या में इस्तेमाल गोलियों के सोर्स का पता लगाने में रुकावट डाले। मई 2024 में पुलिस अधिकारी रॉड्रिगो फेरेरा और वकील कैमिला नेगियोरा को इस साजिश में उनकी भूमिका के लिए दोषी ठहराया गया, जिसे डोमिंगोस ब्राजाओ और पुलिस चीफ जेनिटोन लेजेस ने रचा था। जेनिटोन इस मामले के पहले जांच अधिकारी थे। रोड्रिगो ने झूठे तरीके से ऑरलैंडो कुरुशिका को इस अपराध का मुख्य साजिशकर्ता बताया था और इस झूठ को कायम रखने में कैमिला ने उनका साथ दिया। दोनों को जांच में बाधा डालने के आरोप में 4 साल और 6 महीने की सजा सुनाई दी गई। एडिल्सन बारबोसा डॉस सेंटोस, जो स्क्रैपयार्ड के मालिक थे जहां से अपराध में इस्तेमाल की गई शेवरोलेट कार को नष्ट किया गया था, मारियले की हत्या से सीधे जुड़े एक कृत्य के लिए दोषी ठहराए जाने वाले पहले व्यक्ति बने। 30 सितंबर 2024 को उन्हें 5 साल और 17 दिन की सजा सुनाई गई। रॉनी लेसा और एल्सिया डे केयरोज के खिलाफ मुकदमा अक्टूबर 2024 के आखिरी सप्ताह में रियो डी जेनेरियो की चौथी जूरी अदालत में शुरू हुआ। दोनों पर 3 गुना बढ़े हुए आरोपों के साथ डबल मर्डर का मामला दर्ज किया गया था। इसके अलावा फर्नांडा चावेस की हत्या की कोशिश और अपराध में इस्तेमाल की गई क्लोन सिल्वर कोबाल्ट कार को छिपाने का आरोप भी शामिल था। मुकदमे के पहले दिन की कार्यवाही लगभग 14 घंटे तक चली, जिसमें गहन गवाहियों और पूछताछ का सिलसिला चला। कुल 8 गवाहों को सुना गया, 6 अभियोजन पक्ष की ओर से और 2 बचाव पक्ष की ओर से। इसके अलावा दोनों प्रोसिक्यूटर से भी पूछताछ की गई। रॉनी लेसा ने अपने बयान में मारियले फ्रांको की हत्या की तैयारियों का खुलासा किया और बताया कि उन्होंने अपराध में इस्तेमाल किए गए हथियार को इलाके के एक खुले मैदान में चेक किया था। उन्होंने ये स्वीकार किया कि एंडरसन गोम्स की मौत एक गलती थी जो नहीं होनी चाहिए थी और पीड़ितों के परिवारों से माफी मांगी। रॉनी ने दावा किया कि उस समय वो अपना दिमागी संतुलन खो चुके थे, क्योंकि साजिशकर्ताओं ने उन्हें यह अपराध करने के लिए कम से कम 25 लाख रीस की प्रॉपर्टी देने का वादा किया था। मुकदमे के दूसरे दिन प्रोसिक्यूटर एडुआर्डो मोराइस ने सभी आरोपियों को दोषी ठहराने की मांग की। उन्होंने तर्क दिया कि रॉनी और एल्सिया ने अपराध में अपनी भूमिका और साजिशकर्ताओं के नाम सिर्फ इसलिए कबूले क्योंकि उन्हें उसके बदले लाभ दिए गए थे, जबकि पहले वो मामले से किसी भी तरह के संबंध से इनकार करते थे। प्रोसिक्यूटर ने रॉनी की माफी को झूठा बताया और उन्हें और एल्सिया को सोशियोपैथ कहा, जो पीड़ितों या उनके परिवारों के प्रति कोई भावना या सहानुभूति नहीं दिखा सकते। पूरे मुकदमे के दौरान प्रोसिक्यूटर्स ने पीड़ितों की तस्वीरें प्रस्तुत करने से बचते हुए केवल अपराधियों को दोषी ठहराने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने पूरी पुलिस जांच का वर्णन पेश किया, जिसमें रॉनी की इस अपराध की गहन तैयारी शामिल थी। जांच के अनुसार रॉनी ने मारियले फ्रांको पर नजर रखने के लिए उनके पब्लिक प्रोग्राम्स को देखा और भुगतान वाली डेटाबेस सेवाओं का उपयोग किया। नवंबर 2017 में उन्होंने मर्काडो लीवर पर एक वायरलेस व्हीकल ट्रैकर खरीदा। अगले महीने उन्होंने एंटी रडार स्टिकर्स के बारे में जानकारी खोजी। जनवरी 2018 तक उन्होंने एक वाटरप्रूफ बॉक्स खरीदा जो 114 सेंटीमीटर तक के हथियारों को दफनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था।
ये बॉक्स 1399 रीस और 40 सेंट का था और सीधे उनके घर पर डिलीवर हुआ। इसी समय के दौरान रानी ने HK-MP5 सबमशीन गन के एक्सेसरीज के बारे में भी जानकारी खोजी जो अपराध में इस्तेमाल की गई थी। उनकी इंटरनेट सर्च में अक्सर ऐसे वर्ड शामिल थे जो फेडरल डिप्टी मार्सेलो फ्रेक्सो से जुड़े थे, जो उस समय PSOL पार्टी से जुड़े थे। उनके द्वारा सर्च किए गए कुछ शब्द थे PSOL की मौत, मार्सेलो फ्रेक्सो की मौत और मार्सेलो फ्रेक्सो फांसी पर लटकाना। सबूतों ने रॉनी की प्लानिंग और सटीक तैयारी को सामने लाया, जिसमें उनका ठंडा दिमाग और योजनाबद्ध तरीके से अपराध करने की प्रवृत्ति स्पष्ट थी। उनके बर्ताव ने यह दिखाया कि हत्या को पूरी सटीकता के साथ अंजाम देने के लिए उन्होंने कितनी गहरी मेहनत की थी, जबकि उनकी सर्च हिस्ट्री ने उनके खतरनाक और पैशनेट मेंटालिटी को सामने लाया। मुकदमे के आखिर में रियो दी जेनेरियो के चौथी जूरी अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया। रॉनी लेसा, जिन्हें हत्यारे के रूप में पहचाना गया, उन्हें 78 साल और 9 महीने की जेल की सजा सुनाई गई। एल्सियो दे केरोज, जिन्होंने हमले में इस्तेमाल की गई शेवरोले कोबार्ड कार चलाई थी, उन्हें 68 साल की और 8 महीने की सजा दी गई। हालांकि पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिस के साथ हुई दलील समझौतों के कारण इन सजाओं को घटा दिया गया। एल्सियो अधिकतम 12 साल तक बंद कारावास में अपनी सजा काटेंगे, जबकि रॉनी अधिकतम 18 साल तक बंद कारावास में रहेंगे, जिसके बाद 2 साल अर्ध खुले कारावास में बिताएंगे। इसके अलावा उनकी सजाओं को 12 मार्च 2019 से लागू किया गया, जो उनकी गिरफ्तारी की तारीख है। अपराध के 1 साल बाद सजा सुनाए जाने के बाद रॉनी और एल्सियो को अपनी सजा काटने के लिए स्टेट की जेलों में ट्रांसफर कर दिया गया। जेल की सजा के अतिरिक्त दोनों को इस मामले से संबंधित 3 करोड़ 50 लाख रीस का फाइन देने का आदेश दिया गया, जिसमें एंडरसन गोम्स के बेटे की पेंशन भी शामिल है, जो उसके 24 साल की उम्र तक दी जाएगी। सजा सुनाए जाने के दौरान मारिएले फ्रांको और एंडरसन गोम्स के परिवार के सदस्य भावुक हो उठे। यह मुकदमा गहरे दुखद पलों से भरा रहा और परिवार के सदस्यों को कई बार अदालत कक्ष से बाहर जाना पड़ा, क्योंकि गवाहियों और मुकदमे के दौरान हुए खुलासों का भावनात्मक भार बहुत अधिक था। अब तक मारिएल फ्रांको हत्या में रॉनी लेसा द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियार HK-MP5 सबमशीन गन का कोई पता नहीं चला है। रॉनी के अनुसार इस हथियार को हमले के तुरंत बाद एक नाले में फेंक दिया गया था। जांच से पता चलता है कि ब्रजाओ ब्रदर्स ने अपने अपराध के बाद इस हथियार को अपने पास मंगवाने की मांग की हो सकती है। हालांकि इस जानकारी की अब तक पुष्टि नहीं हो पाई है। एक दूसरी संभावना ये है कि डोमिंगोस ब्रजाओ के सहायक रॉबन्स कैलिस्टो इस हथियार को कहीं छुपा दिया था। जहां तक अपराध में इस्तेमाल किए गए साइलेंसर का सवाल है, रॉनी का कहना है कि उसे दूसरे हथियारों और वस्तुओं के साथ समुद्र में फेंक दिया गया होगा, जिन्हें उनके साथियों ने नष्ट कर दिया था। अपराध के दिन इस्तेमाल की गई शेवरोले कोबार्ड कार का भी अब तक कोई सुराग नहीं मिला। सबूत से पता चलता है कि इस वाहन को मोरो दा पेड्रोरा इलाके में तोड़कर अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया था, ताकि अपराधियों से जुड़ा सुराग मिटाया जा सके। इस वीडियो को रिकॉर्ड करते वक्त मारिएले फ्रांको की हत्या के साजिशकर्ताओं डोमिंगोस और चिकियो ब्राजाओ के मुकदमे की सुनवाई फेडरल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में है। कोर्ट इस साल के आखिर तक इस मुकदमे की सुनवाई करने पर विचार कर रहा है। इसी प्रक्रिया के तहत अन्य सहयोगियों पर भी मुकदमा चलाया जाएगा, जिनमें पुलिस चीफ रिवाल्डो बारबोसा शामिल है, जिन्हें हत्या की प्लानिंग का मुख्य सूत्रधार बताया गया है। रॉबन्स कैलिस्टो, जिन पर हथियार गायब करने में मदद करने का आरोप है, और मेजर रोनाल्ड पाउलो अल्वेस परेरा, जो मारिएले की दिनचर्या पर नजर रखने के जिम्मेदार थे। हालांकि मामले में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, लेकिन अब तक मुकदमे की कोई तारीख तय नहीं की गई है। ये साफ दिखाता है कि मारिएले फ्रांको के मामले में न्याय पाने की लड़ाई अब भी अधूरी है। सालों तक न्याय की तलाश में मारिएले फ्रांको का मामला समाज को गहराई तक झकझोरता रहा, जिसने कई सामाजिक उपक्रमों और कलात्मक प्रदर्शनों को प्रेरित किया। रियो दी जेनेरियो के नगर पार्षद और कार्यकर्ताओं की हत्या ने न केवल ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ने वाली प्रतीकात्मक आवाज को खामोश कर दिया,
बल्कि ब्राजील में हिंसा, माफी और प्रतिनिधित्व जैसे अहम मुद्दों को भी सामने लाया। मारिएले विरोध का प्रतीक थी, एक अश्वेत महिला जो रियो दी जेनेरियो की सबसे बड़ी बस्तियों में से एक कॉम्प्लेक्सो दा मारे में पैदा हुई थी। अपने करियर के दौरान उन्होंने अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने और राज्य की हिंसा को उजागर करने पर केंद्रित एक पॉलिटिकल रास्ता बनाया। उनकी निर्दयी और समय से पहले हुई मौत ने विरोध और चर्चाओं की लहरें पैदा कर दी, यह स्पष्ट करते हुए कि वो न केवल रियो के पिछड़े समुदायों की प्रतिनिधि थी, बल्कि कई लोगों के लिए उम्मीद की एक किरण भी थी। मारिएले की हत्या ने ब्राजील को हिलाकर रख दिया, ये दिखाते हुए कि ऐसी महत्वपूर्ण आवाज को कितनी जल्दी खामोश किया जा सकता है। उनकी मौत ने उन लोगों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए जो सामाजिक मुद्दों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस अपराध ने न केवल आक्रोश पैदा किया, बल्कि ये भी स्पष्ट कर दिया कि इन व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए तुरंत कार्रवाई की जरूरत है। इस घटना का प्रभाव इतना गहरा था कि इसने विशाल विरोध प्रदर्शनों की एक लहर को जन्म दिया। रियो दी जेनेरियो में मारिएले फ्रांको की हत्या के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। उनके हाथों में ऐसे पोस्टर थे जिन पर लिखा था मारिएले इज स्टिल अलाइव और हु गिव ऑर्डर्स टू किल मारिएले। साओ पाउलो, ब्राजीलिया और बेलो हेरिजोटे जैसे शहरों में प्रदर्शन तेजी से बढ़े। इन प्रदर्शनों ने मारिएले के नाम को प्रतिरोध और न्याय की लड़ाई का प्रतीक बना दिया। विदेशों में भी न्यूयॉर्क, पेरिस, लिस्बन और ब्यूनस आयर्स जैसे शहरों में मारिएले फ्रांको की याद में श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित की गई। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन और कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर उन्हें सम्मानित किया और न्याय की मांग की। ये विरोध प्रदर्शन सीमाओं को पार कर गए, जिससे मारिएले द्वारा उठाए गए मुद्दे जैसे कि हिंसा, स्त्री हत्या और अल्पसंख्यकों की समस्या को वैश्विक स्तर पर पहचान मिली। अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनों ने अन्य सामाजिक मुद्दों को भी एक मंच प्रदान किया, जिससे उन्हें प्रमुखता मिली। इन घटनाओं ने उन अल्पसंख्यकों के लिए मारिएले के महत्व को फिर से स्थापित किया जिनका वो प्रतिनिधित्व करती थी। उनका नाम समानता और न्याय की लड़ाई में एक मील का पत्थर बन गया। दिलचस्प बात यह है कि उनकी मौत के बाद ब्राजील में अश्वेत महिलाओं, कार्यकर्ताओं और LGBTQI समुदाय के लोगों की राजनीति में भागीदारी काफी बढ़ गई। उनके उदाहरण से प्रेरित होकर कई उम्मीदवारों ने न्याय और समानता के उन मुद्दों को अपनाया जिनके लिए मारिएले ने जीवन भर संघर्ष किया था। इससे ब्राजील की राजनीतिक व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव आया। इस आंदोलन के कारण इन अल्पसंख्यकों के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ा, जो मारिएले का जीवन भर का सपना था और जिसे उन्होंने हमेशा हासिल करने की कोशिश की थी। ब्राजील की ओर विश्व का ध्यान आकर्षित होने के बाद कई देशों ने इस मामले की जांच में प्रगति को करीब से देखना शुरू कर दिया। इससे पारदर्शिता की मांग बढ़ी और ठोस नतीजों के लिए दबाव भी तेज हुआ। हालांकि इस मामले ने उन बाहरी हस्तक्षेपों को भी सामने लाया जिन्होंने न्याय की प्रक्रिया में बाधाएं पैदा की, और ये दिखाया कि न्याय पाने की राह में किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जब ये मामला ऑफिशियली समाप्त हो चुका है, मारिएले फ्रांको अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गई है जो उनकी मृत्यु से कई आगे तक जाती है। उनका नाम अब केवल शोक का प्रतीक नहीं है, बल्कि स्टेट की हिंसा के खिलाफ और सामाजिक न्याय की लड़ाई का प्रतीक बन चुकी है। उनकी याद में कई इंस्टीट्यूट और सामूहिक प्रयास शुरू किए गए हैं, जैसे मारिएले फ्रांको इंस्टीट्यूट, जिसे उनके परिवार ने उनकी विरासत को जारी रखने और उनके कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया। उनका जीवन और उनकी मृत्यु कल्चरल और एजुकेशन फील्ड्स में प्रेरणाएं दे रहा है। उनके जीवन और हत्या की बर्बरताओं पर चर्चा करने के लिए किताबें, डॉक्यूमेंट्री, रिसर्च और सेमिनार तैयार किए गए हैं। दुनिया के अलग अलग देशों में बनी ग्राफिटीज, पोस्टर्स और प्रदर्शन उनके प्रतिरूप के प्रतीक के रूप में उनकी छवि को प्रदर्शित करते हैं और उनकी लड़ाई के वैश्विक महत्व को मजबूती देते हैं। कई लोगों के लिए मारिएले की मौत ने शहादत का रूप ले लिया है। उनके विश्वास और सिद्धांत आज भी ब्राजीलियाई समाज में जीवित है। उन्हें केवल रियो दी जेनेरियो की नगर पार्षद के रूप में याद नहीं किया जाता, बल्कि एक ऐसी ताकत के रूप में देखा जाता है जो प्रेरित करती है और लोगों को एकजुट करती है। हर विरोध प्रदर्शन में, हर उस युवा में जो नेतृत्व की ओर कदम बढ़ाता है, और हर उस सामाजिक परियोजना में जो उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर केंद्रित है।
मारेले फ्रांको की उपस्थिति महसूस होती है। उनकी लड़ाई जारी है और ये याद दिलाती है कि न्याय और समानता के लिए संघर्ष कभी समाप्त नहीं होता। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं।